नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबके अपने YouTube चैनल T2 SBCL अंडाल में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हूँ कि मैं खास करके रेलवे का जो NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए साइंस पोर्शन पूरी तरह से कवर करा दूंगा। और उसी सीरीज़ में मैं ये दूसरा चैप्टर आज लेके आपके सामने आया हूँ। ये क्लास 9 का NCERT का क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। तो मैं कुछ जीएस के बारे में थोड़ा आप सबसे बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी में अगर आप जीएस के क्वेश्चन को देखें तो सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन है और सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन है, जबकि सिलेबस सेम है। आप सीबीटी 1 का जो सिलेबस देखेंगे जीएस का और सीबीटी 2 का, दोनों आपको सेम मिलेगा, जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि एक बार अगर आप अपना जीएस को अच्छा कर लेते हैं तो सीबीटी 1 में 40 नंबर का और सीबीटी 2 में 50 नंबर का तैयारी आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर साइंस को अच्छा करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो एनटीपीसी में तो वो काम आएगा ही। जैसे 40 नंबर का सीबीटी 1 में है तो मुझे उम्मीद है कि 10-12 क्वेश्चन तो केवल साइंस से ही रहेंगे 40 में। तो इस तरह से आपको वो भी फायदा होगा। और प्लस ग्रुप डी में, रेलवे का जो ग्रुप डी एग्जाम है, उसमें तो जो रिजल्ट करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो साइंस के बदौलत ही करते हैं, क्योंकि 25 मार्क्स, 100 में 25 नंबर केवल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए विशेष तौर से आप साइंस का प्रिपरेशन कीजिए और एनटीपीसी के लिए अपना जीएस को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि जीएस उसमें सब कुछ मिला के है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारी टीम लगातार एनटीपीसी को ध्यान में रखकर जीके के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो एकदम दिमाग में रखिए कि जीएस आपको अपना स्ट्रांग करना है, तभी आपका एनटीपीसी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, हम लोगों का ये पहला चैप्टर है। मतलब दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर तो हमने करा दिया, सॉरी। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, पहले चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उनको ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांटा गया है। कोई भी चीज ठोस, द्रव या गैस है, ये टेम्परेचर और प्रेशर से डिसाइड होता है। पहले हम ठोस को अगर गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस बनता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पदार्थ के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पदार्थ कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। तो आइए, ये एनसीईआरटी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है, तो बिल्कुल समझ के ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैंने जो अपना पीपीटी बनाया है उससे पढ़ाऊंगा। तो एक ही वीडियो में पूरा आपका चैप्टर कवर होगा। भले ही ये वीडियो लंबा हो, लेकिन आपके लिए बिल्कुल एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण किसको कहते हैं, व्हाट इज द मिक्सचर, मिश्रण क्या है। तो आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ एक ही कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे कि आप अगर हवा की बात करें तो हवा जो है वो, मतलब एयर जो है वो एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे गैसें मौजूद हैं। लेकिन आप अगर एक इंडिविजुअल गैस को देखें, जैसे कि आप एक केवल उसमें से एक गैस को पकड़िए, जैसे कि ऑक्सीजन को पकड़िए, तो ऑक्सीजन को पकड़ने से क्या होगा, एक सेकेंड दोस्तों। तो आप अगर ऑक्सीजन को पकड़े तो क्या होगा, तो वो ऑक्सीजन जो है वो एक शुद्ध पदार्थ है ना, वो बिल्कुल प्योर है। अगर ऑक्सीजन के सभी आप किसी भी कण को लेंगे तो वो
ऑक्सीजन O2 ही रहेगा, कोई दूसरा उसमें नहीं रहेगा, तो वो शुद्ध हुआ, प्योर, है ना। आप अगर ऑक्सीजन को देखें, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको देखें, है ना, और आर्गन है, ये सब देखें, नाइट्रोजन है, ये सारे गैसों से मिल के बना हुआ है हमारा जो हवा है, एयर है वो। तो एयर एक मिक्सचर है, यानी कि मिक्सचर को आप कह सकते हैं कि मिक्सचर दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ से बना होता है। मतलब उसके अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप देखेंगे तो वो शुद्ध है, वो प्योर है, लेकिन वो मिल के बना हुआ होता है। और इसको हम लोग मिक्सचर इसीलिए नाम देते हैं क्योंकि दो से ज्यादा कंपोनेंट, यानी कि दो से ज्यादा प्योर जो फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है वो उसमें मिला होता है। ठीक है, तो जो ये मिक्सचर है, जनरली हम लोग मिक्सचर को अगर किसी से अलग करना होता है तो हम लोग कई सारे विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक विधि है फिल्ट्रेशन, ये वाला, कि हम लोग अगर कोई लिक्विड है और उसमें कोई एक ऐसा पदार्थ है जो उसमें अघुलनशील है, मतलब इनसोल्युबल है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, छन्ना से यानी कि फिल्ट्रेशन से छांक लेते हैं। जैसे कि चाय को घर में हम लोग छांकते हैं, है ना, तो चाय का जो लिक्विड है, चाय वो नीचे चला जाता है और जो चाय पत्ती है वो मतलब जो छन्नी पेपर है उसमें रह जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन से हम लोग उसको साफ कर सकते हैं। व्हाट इज ए सॉल्यूशन? अब यहीं से हम लोगों का ये चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट होता है कि सॉल्यूशन क्या है। मिक्सचर क्या है वो आपने देखा, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा जो पदार्थ होते हैं उनके होमोजीनियस, ये यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो मिक्सचर है और जो सॉल्यूशन है उसमें डिफरेंस, ये वर्ड है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन जो है, घोल, वो भी एक मिश्रण ही है, वो ऐसा नहीं कि अलग है कुछ, वो भी एक मिश्रण ही है, लेकिन कैसा मिश्रण है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हो गया समांगी मिश्रण, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी में थोड़ा चीनी घोला और उसको मिला दिया अच्छी तरह, तो जो चीनी है उसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे पानी के अंदर तो हर जगह पे समान मिलेगा, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो समांगी मिश्रण होता है। इसी तरह से सोडा वाटर, आप अगर सोडा वाटर को देखेंगे, सोडा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुला हुआ रहता है, सोडा वाटर, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन ही है ना, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलकर होमोजीनियस बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह एलॉयज, जो मिश्र धातु है, जैसे मान लीजिए कि आप तांबा की बात कीजिए, है ना, या फिर तांबा यानी कि कॉपर और टीन से बना हुआ होता है ब्रास, है ना, ब्रास हो गया, जिसको कांसा कहते हैं हम लोग, तो कांसा, है ना, पीतल, तो ये सब जो है वो मिश्र धातु है। कैसे बनता है? तो एक या दो जो मेटल है उनको पिघलाकर आपस में मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। तो वो भी एक तरह का मिश्रण है, लेकिन कैसा मिश्रण है उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि वो समांगी मिश्रण है। तो यहां पर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सॉल्यूशन में ये जरूरी है कि कोई ना कोई एक माध्यम लिक्विड हो, ये एक दिमाग में क्वेश्चन आता है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने चीनी को पानी में घोला तो पानी को हम कहते हैं सॉल्वेंट, कि ये मतलब घोलक है, और जो चीज आप उसमें घोल रहे हैं जैसे चीनी, तो वो घुलित हुआ यानी कि सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है, ये जरूर याद रखिएगा। ये नहीं डिपेंड करता है कि जो लिक्विड होगा वो हमेशा जो है वो सॉल्वेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड कम है और जो चीज आप घोल रहे हैं वो ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, साइंस में सॉल्वेंट का डेफिनेशन यही है कि अगर आप किसी चीज को मिला रहे हैं तो जिसका परिमाण ज्यादा है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, वही आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे कि एलॉय में मान लीजिए कि 30% जिंक होता है आपका ब्रास में, अगर हम ब्रास को देखें, ब्रास को, तो इसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो दोस्तों इसमें कौन सॉल्वेंट हुआ और कौन सोल्यूट हुआ? डेफिनेटली जिसका परिमाण ज्यादा है। तो कॉपर का परिमाण आप देख सकते हैं 70% है, 70%, तो इसलिए ये हो जाएगा सॉल्वेंट, और 30% जो जिंक है वो हो जाएगा सोल्यूट। तो इसीलिए सॉल्यूशन में ये नहीं ध्यान रखना है कि जो लिक्विड होता है वही
सॉल्वेंट होता है। नहीं, सॉल्वेंट है कि जिसका कॉम्पोजिशन में जिसका परिमाण ज्यादा है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे। बहुत ही अच्छा ये है, चूंकि एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा समझाते हुए मुझे जाना है और तब जाकर के जो है आपको आगे जो भी क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे गए हैं, सारा पीपीटी मैंने बनाया हुआ है, वो आगे आपको दिखाएंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी जल्दी से खत्म करते हैं। तो सोल्यूशन जो होता है दोस्तों, सोल्यूशन के क्या गुण होते हैं, सोल्यूशन के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है इसमें हम जरूर आपको मदद करेंगे, बताएंगे। तो आप समझ लीजिए, सॉल्यूशंस ऑफ ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, एक घोल की क्या गुण होते हैं। मैंने भले ही इंग्लिश में एनसीईआरटी को लिया है, लेकिन मैं हिंदी में समझा रहा हूं, इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी सुविधा होगी। लेकिन याद रखिए एनसीईआरटी के जो इंग्लिश में है वही सेम टू सेम हिंदी में भी है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप वहां से जरूर पढ़ लीजिए। मेन चीज है समझना, अगर आप समझ जाते हैं तो लैंग्वेज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बुक तो आपके पास है, नहीं है तो जरूर खरीदिए, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन, घोल के क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस, समांगी मिश्रण होता है, यानी कि हर जगह पे उसका कॉम्पोजिशन एक जैसा होता है। और इसके जो पार्टिकल होते हैं 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से कम होते हैं। स्मॉलर देन मतलब लेस देन, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ये, यानी कि हर जगह पे कॉम्पोजिशन जो कंपोनेंट है उसका समान होता है। और दूसरा है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं यानी कि जो सल्यूट होते हैं, वो उसका साइज अगर देखें तो वह 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर को हम 1 नैनोमीटर बोलते हैं। तो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो ये जो 1 नैनोमीटर है दोस्तों, ये काफी छोटा है और हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। यही वजह है कि चीनी जब एक बार पानी में घुल जाता है पूरी तरह, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि उसमें चीनी कहाँ गया, है ना, क्योंकि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो काफी छोटे होते हैं। दूसरा है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइड में कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं कि अगर आप उससे एक बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण को अगर आप भेजेंगे तो वो उसको स्कैटर नहीं कर पाएगी, मतलब उसको छिटका नहीं पाएगी। ये जो बीम ऑफ लाइट है जब किसी सॉल्यूशन से भेजा जाता है और अगर उसके पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, जैसा कि कोलॉइड के केस में होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको जो बीम ऑफ लाइट है ना उसका रास्ता आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये वाली घटना जिसको ये कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, आगे अभी आएगा तो आपको बता देंगे। तो वो वाली जो घटना है वो इसमें नहीं होती है, मतलब सॉल्यूशन में नहीं होती है। कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के जो साइज हैं वो काफी छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण को वो बिखेर नहीं पाते, छिटका नहीं पाते। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि आप इसके कणों को, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन से हम लोग किसको अलग कर सकते हैं? नॉर्मली जो उसमें घुलता नहीं है, जो किसी सॉल्वेंट में घुला नहीं है, अघुलित है, तब आप उसको छन्नी से छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको अलग कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट को यानी कि पार्टिकल्स को। लेकिन जो पूरी तरह से घुल जा रहा है, जो पूरी तरह से उसमें घुला हुआ है और इतने छोटे हैं कि वो छन्ना पेपर से बाहर निकल जाएंगे, तो इसीलिए आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसके कणों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, ये सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा है कि अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, मतलब अगर आपने उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, जैसे चीनी को पानी में आपने घोल दिया अच्छी तरह से और उसको आपने आधे घंटे 1 घंटे तक छोड़ दिया, क्या चीनी उसमें बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। जब तक वो सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेशन लेवल से भी ज्यादा आप उसमें घोल दीजिएगा तब वो बैठेगा, ठंडा करने पे, कूल करने पे। वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, आप उसको मत ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, अभी तक उसमें घोलने की क्षमता है, तो आप अगर उसको घोलने के बाद एक जगह पे रख देंगे अनडिस्टर्ब, यानी कि कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं करेंगे, मतलब उसको हिलाए डुलाएंगे नहीं, तो वो क्या उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे?
नहीं, नहीं बैठेंगे। यही बात यहां कही गई है कि आप उसको अगर अनडिस्टर्ब रख देंगे तो उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, जरूर से जरूर याद रखिए। सारा क्वेश्चन यहीं से धीरे धीरे करके आपको जब हम दिखाएंगे तो आपको आंसर देने में बिल्कुल सुविधा होगा। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन का पहला प्रॉपर्टी है कि ये होमोजीनियस होता है, यानी इसका कॉम्पोजिशन हर जगह समान होता है। दूसरा, इसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। दूसरा है, इसलिए छोटे कण होने के कारण ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरा है कि अगर आप इसको छन्ना पेपर से इसके पार्टिकल को अलग करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, तो अलग नहीं होगा क्योंकि ये काफी छोटा है, वो छन्ना पेपर को पार कर जाएगा। और अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ भी देते हैं तो भी इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे। ये जो नीचे बैठने वाली घटना है ना, जब आप सस्पेंशन देखेंगे, यानी कि इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन, तो उसमें देखिएगा जो कण होते हैं वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन आप उसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे ना तो वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे बालू पानी में घोला हुआ, या चौक जो चूना का पाउडर होता है वो घुला हुआ है, भले ही उसको आप घोल दीजिए, उसमें सस्पेंडेड रहेगा, घुला हुआ रहेगा, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप छोड़ दीजिएगा तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सोल्यूशन। तो वो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, व्हाट इज ए सस्पेंशन। सॉल्यूशन तो आपने देख लिया, अब देखिए कि सस्पेंशन क्या है। व्हाट इज ए सस्पेंशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छा से जान लीजिए। जो जो घोल था सॉल्यूशन, उसमें आपने देखा था वो होमोजीनियस था, और ये दोस्तों हेट्रोजीनियस है। ये जो है हेट्रोजीनियस है, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, अगर सॉल्यूशन में आप इसका कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो हर जगह पे सेम नहीं रहेगा, है ना, कहीं पे ज्यादा कहीं कम, इस तरह से रहेगा। तो इसीलिए एक ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और दूसरा कि इसके जो पार्टिकल होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, वो डिसॉल्व नहीं करते हैं बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, यानी उसमें वो बिखरे हुए रहेंगे, घुले हुए रहेंगे। ऐसा लगेगा कि एक यहां इस तरह से बिखरे हुए हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, पूरे बल्क में, यानी कि पूरा का पूरा लिक्विड में। दूसरा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, खुली आंखों से आपको वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखाई देंगी। तो सस्पेंशन का आप अगर कुल मिलाकर इसका फीचर्स को देखें तो क्या क्या फीचर्स हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इसका फीचर है कि ये हेट्रोजीनियस है। सबसे पहला बात है कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब वो उसमें बिखरे हुए रहते हैं और आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और आप जब उससे प्रकाश की किरण को, यानी बीम ऑफ लाइट को उस सोल्यूशन से भेजेंगे ना, तो वो क्या करेगा, जो लाइट है उसको, उसके जो लाइट के जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर कर देगा, इधर उधर बिखेर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है दोस्तों। ये जो घटना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अभी यहाँ पे दिखाते हैं उसे क्या कहा जाता है। इसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। एक एक बार मैं फीचर्स को पढ़ देता हूं कि ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, और ये स्कैटर ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि अगर पूरा कमरा अगर अंधेरा है, पूरा एक अंधेरा कमरा में आप जाएंगे और अगर दीवार में कोई वेंटिलेशन वगैरह है जो रहता है ऊपर में, वहां से अगर लाइट की किरण आती है तो आपको पूरा उसका रास्ता दिखाई देता है और आपको कुछ धूल कण नजर आएंगे, उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। यानी कि जो एयर है, अगर कुल मिला के एयर को देखें तो वो भी एक सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें धूल कण वगैरह सस्पेंडेड फॉर्म में है और यही वजह है कि वो उसका रास्ता को दिखाई देते हैं। तो इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं कि ये जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को क्या करते हैं, फैला देते हैं या बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इस घटना को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर इसको आपने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया काफी देर तक तो क्या होगा कि वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अनस्टेबल सोल्यूशन है, यानी कि इसके जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या हुआ? अस्थाई और अस्थाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने घोल को रख दिया है ना तो उसमें चेंजेस हो रहा है, जैसे कि जो पार्टिकल है वो बैठ जा रहे हैं, तो एक तरह का परिवर्तन हुआ ना, चेंज हुआ, इसीलिए ये अनस्टेबल है। लेकिन जो सोल्यूशन था, जो प्योर सोल्यूशन होता है वो अनस्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल होता है। एक बार आपने चीनी को पानी में घोल दिया या नमक को पानी में घोल दिया तो वो फिर नमक उसमें बैठेगा नहीं या चीनी उसमें बैठेगा नहीं, उसी के फॉर्म में सस्पेंडेड ही रहेगा, वो मतलब जो है घुला हुआ ही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है अनस्टेबल होता है, ठीक है, और ये इसके पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाते हैं। और एक चीज क्या देखा आपने कि ये लाइट के जो रेज, बीम ऑफ लाइट जब भेजा जाता है तो उसको वो स्कैटर कर देता है, फैला देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। अभी नीचे आएगा, आपको दिखा देंगे। ये सारा ही क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ कोलोइडल सोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोलोइडल सोल्यूशन, कुल मिला के 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ये कोलोइडल सोल्यूशन, जो कोलोइडल सोल्यूशन है इसमें क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल का साइज है ना वो सस्पेंशन के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, रिलेटिवली छोटा होता है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। अगर आप सस्पेंशन से इसकी तुलना करेंगे, अगर आप सस्पेंशन और कोलॉइड की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो कोलॉइडल का पार्टिकल है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोलॉइडल का पार्टिकल क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। तो इससे क्या ये होता है, लगभग उसका जो जो प्रॉपर्टी आपने उसको देखा था सब कुछ इसमें मिलेगा। आपने सस्पेंशन में क्या देखा था कि वो हेट्रोजीनस है, मतलब हर जगह पे समान नहीं होता, असमांगी मिश्रण है। ठीक उसी तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनस है, लेकिन ये अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। आप इसको अगर देखिएगा ना तो लगेगा होमोजीनियस है, कि हर जगह समांगी मिश्रण है। एक एग्जाम्पल हम कोलॉइड का देते हैं, दूध। जो दूध है, मिल्क है, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, लेकिन क्या दूध को देखकर नॉर्मली आपको कभी लगता है या हमें लगता है कि उसका कॉम्पोजिशन हर जगह समान नहीं है? कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, सभी बोलेंगे कि उसका कॉम्पोजिशन हर जगह समान है, लेकिन साइंटिफिकली वो एक कोलॉइड है और कोलॉइड का कॉम्पोजिशन हर जगह समान नहीं होता। ये आंखों का भ्रम होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन वो होमोजीनियस होता नहीं है। यानी कि 3 चीजें आपने पढ़ी, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलॉइडल। सॉल्यूशन जो था वो होमोजीनियस था, सस्पेंशन भी होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, और कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है वो भी हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। तो सस्पेंशन और कोलॉइडल में क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं? इसका एक चीज आपको खास बात यह है कि आप इसको खुली आंखों से इसके पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे। सस्पेंशन में आपने क्या देखा कि उसके जो पार्टिकल है आपको खुली आंखों से दिखाई देंगे, जैसे कि चूना को आपने पानी में घोल दिया या बालू को पानी में घोल दिया, मिट्टी को पानी में घोल दिया, तो वो कैसा आपको थोड़ी देर के बाद आपको पार्टिकल थोड़ा थोड़ा उसमें दिखेगा, है ना, सस्पेंशन में। लेकिन कोलॉइडल में नहीं दिखता। दोनों हेट्रोजीनस है, लेकिन सस्पेंशन से इसके जो पार्टिकल हैं काफी छोटे होते हैं। तो इस वजह से आप ये देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं आप इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल सस्पेंशन के तुलना में छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। जो प्योर सॉल्यूशन है सॉल्यूशन से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो इसका खास बात ये है कि ये स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। ये जो विजिबल लाइट है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसके बीम को अगर भेजा जाता है तो वो उसको स्कैटर कर देती है, फैला देती है। तो इस घटना को टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा ये जो टिंडल इफेक्ट है, इसका और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि घर में हमने बताया कि एक कमरा अंधेरा है, उसमें अगर लाइट आ रहा है तो वहां से भी आपको धूलकण दिखाई देते हैं, है ना। बचपन में हम लोग अक्सर देखा करते थे, इतना धूलकण घर में रहता है। हाँ, क्योंकि धूलकण अगर नहीं रहेगा ना तो जो प्रकाश की किरण है ना, सूर्य बाहर में रहेगा लेकिन आपके घर में अंधेरा रहेगा। वो धूलकण ही है जिससे कि प्रकाश की किरण स्कैटर होके चारों तरफ चली जाती है, इस वजह से हर जगह उजाला फैल पाता है।
ये धूल कण के ही वजह से होता है। तो याद रखिएगा, ये लाइट जो है वो रूम में आती है, वो एक उदाहरण है। दूसरा है, कभी घने जंगलों में अगर आप दिन के समय भी जाएं, खास करके सुबह या शाम को टाइम में, शाम में ज़्यादा देखने को मिलेगा और सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है या फिर अस्त होता है, उस टाइम घना जंगल है और वहाँ से कहीं से अगर किसी पेड़ से हल्का सा लाइट आ रहा है थोड़ा सा कहीं से, तो उस समय भी आपको वो दिखेगा कि जो धूल कण है वो तैर रहे हैं और प्रकाश का जो उसका पाथ है, उसका रास्ता है, वो आपको दिखाई देगा। तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक यहां पर उदाहरण दिया गया है, दूध का ग्लास लेकर, दूध का ग्लास पूरा जो दूध प्योर रहता है उससे नहीं होगा, दूध को पतला कर लीजिएगा, हल्का सा दूध और उसमें पानी मिला दीजिएगा, इसके बाद उसको इससे भेजिएगा। तो देखिए ये वाला जो सोल्यूशन है ये कोलॉइडल नहीं है और ये जो है ये कोलॉइडल है। तो कोलॉइडल सोल्यूशन में देखिए इसका पाथ दिख रहा है, यहां देखिए यहां कुछ नहीं है, लेकिन यहां देखिए इसका पाथ, इसका रास्ता इसमें दिख रहा है। तो इसीलिए जो कोलॉइडल सोल्यूशन है, जो लाइट का पाथ है, उसका रास्ता है, वो विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो टिंडल इफेक्ट है वो कौन कौन दिखाता है, सस्पेंशन भी दिखाता है और कोलॉइडल भी दिखाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सस्पेंशन और कोलॉइडल की तुलना करनी हो, आपको कंपेयर करना हो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है ना, तभी तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है वो याद रखिए, सस्पेंशन का क्या प्रॉपर्टी है वो याद रखिए और कोलॉइडल का क्या प्रॉपर्टी है वो याद रखिए। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है, गुण उसके अगर याद है, तो आप क्वेश्चन आंसर आसानी से कर लेंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे सारा। ये देखिए एक छोटा सा टिंडल इफेक्ट का उदाहरण, किस तरह से घना जंगल में सूर्य की किरणें आ रही है तो उसका पाथ विजिबल है, ये टिंडल इफेक्ट के कारण है। ठीक है, तो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर आप विशेषता को देखेंगे कोलॉइड्स का, तो याद रखिएगा ये कोलॉइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। आप इसको अगर अनडिस्टर्ब छोड़िएगा तो सेटल डाउन नहीं होगा, नहीं बैठेगा। दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से केवल आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, जरूर उसके लिए कोई अलग टेक्निक होगा। तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइड के पार्टिकल हैं, उनको किस विधि से अलग करते हैं, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल से अलग करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, देखिए जब एक सॉल्यूशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सॉल्वेंट है और दूसरा सोल्यूट है ना, एक घोलक और दूसरा घुलित। जैसे चीनी पानी का घोल में पानी को हम लोग घोलक कहते हैं यानी कि सॉल्वेंट, और जो चीनी डालते हैं वो सोल्यूट होता है यानी कि घुलित। ठीक है, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ना, उसमें हम लोग सॉल्वेंट और सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करते हैं। उसमें क्या यूज किया जाता है, देखिए जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा ना, उसमें एक को कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। यानी कि ये जो डिस्पर्सन मीडियम है ना, ये सॉल्वेंट के तरह है। ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सोल्यूट के तरह है यानी कि घुलित के तरह है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं डिस्पर्सन मीडियम, और जो सोल्यूट है उसको किस नाम से जानते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से हम लोग आगे जाकर जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो हम लोग करेंगे। आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी तभी आप बता पाएंगे। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मैंने अभी आपको बताया कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्वेंट और सोल्यूट नहीं कहते हैं, है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम है ये वाला, ये किसके तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट घोलक के तरह बिहेव करता है। और ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ये किसके तरह बिहेव करता है, सॉल्यूट के तरह करता है, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं घुलित। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, घुलित। और इसको क्या कहते हैं, घोलक। ये घोलक का काम करता है। और ये तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा एनसीईआरटी के ये से, कि अगर डिस्पर्स्ड फेज
लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम गैस हो, यानी कि गैस में लिक्विड घुल रहा है। ध्यान रखिए, डिस्पर्शन मीडियम मतलब गैस में लिक्विड घुल रहा है, तो उसका एक एग्जाम्पल है एरोसोल। जैसे कि फोग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब जो चीजें बनती है, कुहासा, बादल, ये क्या होता है? ये गैस में लिक्विड घुला होता है। ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस के अंदर लिक्विड घुला होता है, उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एरोसोल एग्जाम में कैसे कैसे पूछेगा, देखिए बता देते हैं आपको। आपको आ सकता है कि एरोसोल में किसका किसका मिश्रण होता है, तो गैस में लिक्विड, ऐसे आ सकता है। फिर एक आ सकता है गैस में लिक्विड घुला हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल दो, तो एरोसोल। एरोसोल के अंदर कई सारे हैं, जैसे फोग, क्लाउड, मिस्ट, ये याद रखिएगा। गैस के अंदर सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। गैस के अंदर सॉलिड घुला होता है, इसका भी एग्जाम्पल जो उस इस तरह के ये को हम लोग एरोसोल कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है स्मोक, है ना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है, और जो स्मोक होता है, जैसे कि धुआं जलना, कोई भी चीज का जलना, जैसे सिगरेट वगैरह पीने से जो निकलता है धुआं, वो एक तरह का स्मोक है। तो ये जो स्मोक है, इसमें क्या होता है, गैस के अंदर सॉलिड घुले होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, वो दिखते नहीं है भले ही, लेकिन वो गैस के अंदर सॉलिड घुले होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम, और गैस हो जाएगा, यानी लिक्विड के अंदर गैस घुला होता है, उसका ये है फोम, फोम टाइप। जैसे कि सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस घुला होता है। यही वजह है कि जब फोम लगाते हैं, फोम देखिएगा सेविंग के लिए फोम वगैरह होता है, तो वो बिल्कुल झागदार होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर गैस घुला हुआ है ना। लिक्विड में लिक्विड घुला होता है, उसको इमल्सन बोलते हैं, जैसे कि मिल्क, फेस क्रीम, ये सब। लिक्विड में सॉलिड घुला होता है, जैसे कि मड, है ना, लिक्विड के अंदर सॉलिड हो गया। गैस के अंदर, सॉलिड के अंदर गैस, इसका एग्जांपल फोम हो गया। सॉलिड के अंदर लिक्विड, जेली, चीज, ये सब हो गया, जो जेल टाइप हो गया सारा। सॉलिड के अंदर सॉलिड, तो कलर्ड जेमस्टोन, जो जेमस्टोन होता है, चमकता है, उसमें अलग अलग कलर के ग्लास या कांच का ये मिला के बनाते हैं, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड है। तो इस तरह से ये जरूर से जरूर याद रखिए इस टेबल को, कि डिस्पर्शन मीडियम, मीडियम क्या है, डिस्पर्स फेज कौन सा है, किस टाइप में आता है वो, उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये जो भी चीजें आप यहां पे देख रहे हैं, दे आर ऑल कोलॉइड। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी कोलॉइड्स हैं, ये कोलॉइड का ही एग्जाम्पल है। लेकिन डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जा रहा है, डिस्पर्स फेज अलग हो जा रहा है, उसके हिसाब से एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो केवल एक ही तरह के परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं, यानी कि एक ही तरह का उसमें एटम होगा या एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा, उसी से बने होते हैं। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व। ठीक है, ये जो तत्व हैं उनको फिर से तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि मेटल, है ना, नॉन मेटल और मेटलॉइड। एलिमेंट को तीन भागों में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो इसके बारे में विशेष जानकारी इस चैप्टर में नहीं है, हम लोग इसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल का एक अलग से चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग, और वहां पर कई सारा जो है ये सब काम आएगा। मेनली यहां पर आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन को अच्छा से जान लीजिए, सस्पेंशन को जान लीजिए, है ना, कोलॉइड को जान लीजिए, यही तीन चीज के बारे में है। और उसको कैसे अलग करते हैं, जैसे आपने देखा कि अगर कोई चीज, अगर सॉल्यूशन है और उसमें आपने जो चीज डाला है और उसमें वो घुला नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, मतलब इनसॉल्युबल है, तब तो आप उसको छन्नी से छान लेंगे फिल्ट्रेशन विधि से। दूसरा आपने देखा कि जो कोलॉइड के पार्टिकल हैं उनको कैसे अलग करेंगे, उनको सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से अलग करते हैं, जैसे दूध से क्रीम को निकाला जाता है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि है। ठीक है, तो इसी पर आधारित और भी कुछ कुछ प्रोसेस है जिससे कि हम लोग किसी चीज को अलग करते हैं, ये सब है। तो यहां पर जो आपने देखा, ये चैप्टर का लगभग ये कंप्लीट है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ये जो नया वाला बुक है, इसमें कुछ कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है। जैसे कि जो फिल्ट्रेशन करते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन टेक्निक होता है, जैसे कि
क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सब जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, मैंने अभी अभी ये चीज देखा है। लेकिन दोस्तों, मेरी ये सलाह है कि आप जरूर से जरूर उन पोर्शनों को भी कवर कीजिए, क्योंकि वही तो इस चैप्टर का पूरा असल चीज है और उनको हटा दिया गया है। तो खैर, ये एकेडमिक पर्पस से ठीक है कि अगर सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है तो स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा बर्डन कम पड़ेगा, तो वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो बुक है ना, चूंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको क्वेश्चन जब वो बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आज का जो डेट में किताब है उसी से बनाएंगे। ये ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, साल भर पहले ही का बुक है, उसमें वो सारा चीज था, तो क्यों ना आप उसको भी करें। तो आइए, मैंने जो पीपीटी बनाया है वो पुराने एनसीईआरटी से है और उसमें सब कुछ है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, अब हम अपने पीपीटी से पढ़ाएंगे, उसमें पूरा क्वेश्चन भी होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये एक बार में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वही चीज है, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है। तो ये जो जो स्लाइड मैं पढ़ा चुका हूं उसको जल्दी से पार कर जाऊंगा, असल में जो क्वेश्चन वगैरह है वहां पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए, सॉल्यूशन। घोल, घोल में आपने क्या देखा कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है मतलब कि जो उसके कॉम्पोजिशन है वो हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। जैसे चीनी को आपने पानी में घोल दिया, तो पूरी अच्छा तरह से घोल देने के बाद उसका अगर आप टेस्ट करेंगे तो हर जगह पे वो एक ही टेस्ट मिलेगा। और उसका कॉम्पोजिशन आप अगर टेस्ट भी करेंगे, कोई अगर एक्सपेरिमेंट करके भी करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हर जगह पे उसका कॉम्पोजिशन सेम है। तो जब किसी मिश्रण का हर जगह पे कॉम्पोजिशन यानी कि संरचना समान होती है, तो उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा है कि नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि टिंडल इफेक्ट ये नहीं दिखाता। स्वाभाविक है कि जो इसके सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, आपने क्या देखा था, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि 10⁻⁻⁹ जो मीट ये है उससे भी छोटे होते हैं इनके कण, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। तो नैनोमीटर एक ऐसा ये है ना जो कि आप आंख से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है। तो जब इतने छोटे पार्टिकल हैं तो वो लाइट को जब आप उसके अंदर से भेजेंगे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और स्टेबल मिक्सचर है। स्टेबल मतलब आप इसको चीनी को पानी में घोल दिया, घोलने के बाद आप उसको छोड़ दे रहे हैं अनडिस्टर्ब करके, कभी भी चीनी उसमें नीचे बैठेगा नहीं, है ना। क्योंकि यही उसका स्टेबिलिटी को बताता है कि आपने घोल बना लिया तो वो घोल ही है, आप उसको छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसके पार्टिकल बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखते जाइएगा। कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जाहिर सी बात है आप उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, सस्पेंशन, सस्पेंशन के बारे में आपने क्या देखा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में आपने ये चीज देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं विजिबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंख से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ना 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। उसके एक पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, है ना। तो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, ये आपको याद नहीं रखना है कि ऐसा होता है, बस थोड़ा याद रख लीजिए कि हाँ, कण इतने बड़े होते हैं कि आप उसको खुली आंख से देख सकते हैं। ठीक है, स्कैटर ऑफ लाइट, यस, टिंडल इफेक्ट दिखाता है ये, यानी कि जब प्रकाश की किरणों को आप इससे भेजेंगे तो वो किरण इधर उधर छिटकेगी, किरणों को बिखरा देगी, तो टिंडल इफेक्ट शो करता है। पार्टिकल सेटल ओवर टाइम, जे अगर आपने छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो पार्टिकल है वो आप छन्ना से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अनस्टेबल मिक्सचर, ये अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि आप उसको छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है मडी वाटर, कीचड़ घुला हुआ पानी है। फ्लोर इन वाटर, आटा को आपने पानी में घोल दिया। सैंड इन वाटर, बालू को पानी में घोल दिया। पेंट, डस्ट इन एयर, हवा में जो डस्ट है, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन, है ना। कोलोइडल सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट है कोलोइडल। कोलोइडल को देखा आपने कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन
जो पार्टिकल का साइज है इसका वो सस्पेंशन से छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जर देन इन ए ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होगा इसका साइज पार्टिकल का, बट स्मॉलर देन इन ए सस्पेंशन, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अगर ये बात को ध्यान दें तो सबसे छोटे पार्टिकल किसके हो गए? सोल्यूशन के, इसके बाद किसके हो गए? कोलॉइड के, और इसके बाद सस्पेंशन का। यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल सोल्यूशन का, इसके बाद कोलॉइड का, इसके बाद सस्पेंशन का। यानी कि कोलॉइड को आप अगर देखें तो वो बीच में है, सस्पेंशन से छोटा है पार्टिकल लेकिन सोल्यूशन से बड़ा है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए। हेट्रोजीनियस बट अपीयर्स होमोजीनियस, देख के लगता है होमोजीनियस है मगर होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। दूसरा इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, यस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जरूर याद रखना है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि जब उसमें आप विजिबल लाइट को भेजेंगे तो उसके रास्ता को आप देख पाएंगे। जो पाथ ऑफ द लाइट शुड बी विजिबल। दिस प्रोसेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको आप टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्टेबल, डज नॉट सेटल इजिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कोलॉइडल के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर दूध को रख देंगे तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे बैठने लगते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो याद रखिएगा, सस्पेंशन में क्या होता है कि आप अगर उसको छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे। मगर कोलॉइडल में ऐसा नहीं होता, पार्टिकल इधर उधर घूमते रहते हैं। इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। कैन बी सेपरेटेड बाय डायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमन ब्लड है ना दोस्तों, ह्यूमन ब्लड में आप जानते हैं कि प्लाज्मा होता है, उसमें कई सारे ब्लड कॉर्परसेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड कॉर्परसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट्स। तो कुल मिलाकर आप अगर उसको नाम देंगे ना तो इट इज ए कोलॉइड, वो कोलॉइड है। तो कोलॉइड का जो पार्टिकल्स है आप उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, जिसको आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, या आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो जो कोलॉइड पार्टिकल है आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक जगह पे आपको यह देखने को मिल रहा है, जो एनसीईआरटी का जो टेबल था वही है, तो इसलिए मैं यहां पे उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। वो टेबल आप जरूर याद रखिए कि सॉलिड लिक्विड में घुला हुआ है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इंक, पेंट, मडी वाटर। ठीक है, लिक्विड गैस में घुला हुआ है, इसका एग्जाम्पल है एरोसोल, जैसे फोग और मिस्ट। तो इस तरह से है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक जगह पर सस्पेंशन और कोलॉइड को तुलना करते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सारे आते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, किसको किसको दोस्तों? सस्पेंशन और कोलॉइड को। तो सॉल्यूशन जो होता है उसके जो पार्टिकल की साइज की अगर बात करेंगे तो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। जो सस्पेंशन होता है उसके जो पार्टिकल हैं वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। जो कोलॉइड होते हैं वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, एग्जाम में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपको आया कि पार्टिकल के साइज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, तो इसका मतलब है सबसे छोटा ये होगा, इसके बाद कोलॉइड, इसके बाद सस्पेंशन चला जाएगा, है ना। घटते क्रम में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले सस्पेंशन आएगा क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज सबसे ज्यादा है, इसके बाद कोलॉइड, इसके बाद सोल्यूशन। ठीक है, अगर होमोजीनिटी की बात करें तो ये होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। इट अपियर्स टू बी होमोजीनियस, ये देखने में लगता है कि होमोजीनियस है लेकिन हेट्रोजीनियस ही है वो। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दे कि कौन इसमें से हेट्रोजीनस है, ओनली सस्पेंशन, ओनली कोलॉइड, बोथ सस्पेंशन एंड कोलॉइड, ऐसा करके दे दे तो बोथ सस्पेंशन एंड कोलॉइड आर हेट्रोजीनस, ये दोनों ही हेट्रोजीनस है। टिंडल इफेक्ट, तो जाहिर सी बात है इसका पार्टिकल का साइज काफी कम है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सस्पेंशन करता है, कोलॉइड भी करता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा कि इसमें से कौन टिंडल इफेक्ट को शो करता है? सस्पेंशन, आंसर होगा यस। कोलॉइड, आंसर होगा यस। ऑप्शन में रहेगा बोथ सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो दोनों सही है।
ठीक है, दोनों ही टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन को आप इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, पार्टिकल काफी छोटे हैं, वो छन्ना पेपर को पार कर जाएगा। कैन बी फिल्टर्ड, कैन नॉट बी फिल्टर्ड, यानी कि फिल्टर की अगर आप बात करेंगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इस केवल सस्पेंशन ही है जिसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसके पार्टिकल को अलग कर पाएंगे, ना ही सोल्यूशन का और ना ही कोलॉइड का, दोनों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्टिलेशन, अब हम इसी की बात कर रहे थे दोस्तों। ये जो सिलेबस है अभी करंट सिलेबस जो है एनसीईआरटी का, उसमें से ये हटा दिया गया है, तो ये जरूर आप यहां से पढ़ें क्योंकि इसका, इस चैप्टर का ये पूरा जान प्राण है। आप अगर ये प्रोसेस नहीं जानते हैं कि कैसे उसके कंपोनेंट को अलग करते हैं, क्या प्रोसेस है, तो ये चैप्टर को पढ़ के कोई लाभ नहीं है। बस तीन चीज को ही यहाँ पे ज्यादा इलाबोरेट करके बताया गया है, वो है सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, तीन ही चीज को। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी का, प्रेजेंट एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जरूर से जरूर आपको करना चाहिए। मेरा तो ये सलाह है आपसे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं या ये है, क्योंकि आज से तो रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा है ना, पिछला एनटीपीसी हुआ था, पिछला ग्रुप डी हुआ था, तो जो एक्सपर्ट्स है ना उनको वो टॉपिक है उनके पास, हाँ, तो वो जरूर वहां से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अभी का किताब उठाएंगे अभी से बनाएंगे। दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे आर डूइंग देयर जॉब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। अगर 10 साल पहले से भी वो एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो टॉपिक तो उनके पास है ना, तो वो जरूर वहां से क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जरूर करिए। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन टेक्निक। आपने तो देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, घुला हुआ चीज है। लेकिन क्या उसके कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कई सारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस तो आपने देख लिया, फिल्ट्रेशन, कि अगर कोई इनसॉल्युबल चीज है जो उसमें घुला हुआ नहीं है तो आप उसको छन्ना से छांक लीजिए, जैसे चाय पत्ती को हम चाय से अलग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो जाएगा। एक टेक्निक तो वो है जो हम लोग घरों में यूज भी करते हैं, तो लोगों को पता भी है। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर। मान लीजिए कि दो लिक्विड है, अच्छा से समझिएगा, यही सब चीज है जो आपको दिक्कतें आएगी। दो लिक्विड है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, आपने उसको अलग करना है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर है, मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, एक का 100 डिग्री पे बॉयल होता है और एक मान लीजिए 130 डिग्री पे बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का। तो हम अगर एक बर्तन ले और उस बर्तन में अगर हम पानी को हीट करें, जैसा कि आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं, फिर हम पहले ही स्लाइड में चले जाएंगे। तो डिस्टिलेशन में आप यहां देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, एक बर्तन में हमने लिक्विड लिया है, ये दो तरह का लिक्विड का मिश्रण है ये, ठीक है। एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है। यहां पर थर्मामीटर रखा हुआ है। अगर एक लिक्विड है आपका, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से आपको पता है कि ये 100 डिग्री पे बॉयल होता है, जैसे कि वाटर, और एक मान लीजिए उसमें आपने एसीटोन घोल दिया है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मान लीजिए कि वो 60 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको ना 60 से थोड़ा एबव ही जाना है, 60-61 तक आपको गर्म करना है। थर्मामीटर तो टेम्परेचर को शो करेगा, तो जब आप उसको 61 पे गर्म कीजिएगा तो ये बॉयल होना चालू होगा। लेकिन जो इवापोरेट होगा, बॉयल करके जो वाष्पीकरण होगा, इवापोरेट जो करेगा, वो केवल एसीटोन ही करेगा, वाटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, आपने तो उसको 60 तक ही गर्म किया है। तो जो ये है एसीटोन है, वो इवापोरेट करेगा। इवापोरेट करने के बाद यहां से ये रास्ता बना हुआ है, और ये जो है एक कॉन्डेंसर है, ये वाला, ये क्या है दोस्तों? कॉन्डेंसर है। ये मैं जरूर बताऊंगा, ये प्रोसेस आप समझ लेंगे तो आपको आंसर करने में सुविधा होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब यहाँ पे। तो एक कॉन्डेंसर लगा होता है, ये कॉन्डेंसर यहाँ पर बर्फ वगैरह हल्का या ठंडा चीज रखा जाता है, ठंडा चीज देके पाइप अंदर से जाता है, तो ठंडा होने के कारण ये जो भाप जा रहा है, वेपर, यहाँ जाके ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और जो पानी है वो इधर निकल जाता है, और जो गैस है वो इधर मैंने लिक्विड जो एसीटोन है वो इधर आके गिर जाता है, तो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो बर्तन में रख के ये किया जाता है, इस बर्तन को डिस्टिलिंग फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, और जहां पर इसको ठंडा किया जाता है इसको कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो ही चीज का टेक्निक है, बहुत ज्यादा बड़ा टेक्निक नहीं है, इसको ही हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है
दो लिक्विड का, तो ही आप डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज कर पाएंगे। यानी कि इसका थ्योरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि दोनों लिक्विड में, या दो ही लिक्विड है, दो लिक्विड में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कम पे है तो एक और टेक्निक है, इसी में हम लोग उसको सिंपल डिस्टिलेशन ना कहकर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम भी है ना, तो भी आप उसको अलग कर पाएंगे, और वो दो और दो से ज्यादा लिक्विड को अलग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, काला जैसा है ना, धरती से जो निकलता है कच्चा तेल, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो अलग किया जाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही किया जाता है। ठीक है, और उसका रीजन एक ही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। तो उसके लिए अलग अलग स्टेज पे गर्म करके उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, वहां से उसको कूल करके और फिर से डिस्टिल करके और उसको अलग किया जाता है। वो हम पढ़ लेंगे अभी, पहले ये जान लीजिए, ये है सिंपल। तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस ये है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये है कि दो लिक्विडों में दोनों का बीपी अलग होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, भी आप ये डिस्टिलेशन प्रोसेस अपना सकते हैं। देखते जाइए दोस्तों, पूरा चैप्टर आपको कवर करना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कुछ नहीं, एक बार में पूरा चैप्टर, भले ही थोड़ा टाइम लगे, आप वीडियो को 2 बार पार्ट पार्ट करके देखिए। तो यहां पर ये है ये जो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है, यहां पर सब कुछ देखिए वैसे ही है जैसा आपने सिंपल डिस्टिलेशन में देखा, लेकिन एक चीज डिफरेंस है, यहां पर ग्लास बिट्स है, ये कांच के जो है छोटे छोटे गोले या टुकड़े जैसे होते हैं, ग्लास बिट्स है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहलाता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस यही चीज इसमें डिफरेंस है, सिंपल डिस्टिलेशन और इसमें डिफरेंस यही है, क्योंकि सब कुछ वही है, आप हीट भी दे रहे हैं, कंडेंसर भी वही है, कलेक्टर भी वही है, जो कलेक्ट करते हैं उसको फ्रैक्शन कलेक्टेड जो है कहते हैं, सब कुछ देखिए वही है, खाली ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक अलग से आ गया। तो इससे क्या होता है कि जब लिक्विड जब वेपर बन के जाता है ना, तो यहां पर इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो ग्लास बिट्स हैं तो उसके साथ वो जाता है और अपना हीट को लॉस कर देता है। जाहिर सी बात है कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत यही है कि एक गर्म चीज अगर ठंडे के चीज के संपर्क में आएगा तो जो गर्म चीज है वो उष्मा को छोड़ेगा और जो ठंडा चीज है वो उष्मा को ग्रहण करेगा, और दोनों में तब तक उष्मा का आदान प्रदान होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये जो ग्लास बिट्स हैं, यहां से जब गर्म जो भाप जाएगा तो गर्म भाप जाकर इन ग्लास बिट्स में अपने उष्मा को छोड़ देगा और ठंडा हो जाएगा, और फिर से गिरेगा, फिर वो ऊपर उठेगा, फिर उसी तरह कूल डाउन होकर गिरेगा, फिर हीट होकर गिरेगा। इस तरह से बिल्कुल प्योर होकर के वो इसको पार करेगा इस जगह को, और जाकर के बाद में यहां कलेक्ट होगा। तो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये वाला, ये बार बार उसको जमाने, बार बार उसको वेपर बनाने और बार बार उसको ये करके, मतलब एकदम प्योर फॉर्म में उसको जो है अलग करता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, दो या दो से ज्यादा अगर लिक्विड है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल डिस्टिलेशन था वो केवल दो लिक्विड के लिए था। ठीक है, और इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का मार्जिन कम भी है ना, तो भी आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन से करने के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन इसमें अगर कम भी है, 10 डिग्री सेल्सियस का भी अंतर है ना बॉइलिंग पॉइंट का, तो भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। और ये एक प्रोसेस का डायग्राम यहां बना रखा है, इसका नाम है सेपरेटिंग फनेल। ये जो सेपरेटिंग फनेल है, सिंपल सा फनेल होता है, ठीक है, एक स्टॉपर लगा होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए तेल और पानी है और उसको आपने मिला दिया और आपको उसको अलग करना है, तो आप जानते हैं कि जो तेल है और पानी है दोनों का डेंसिटी अलग होता है। ठीक है, दोनों का डेंसिटी अलग है, ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होगा, पानी का डेंसिटी कम होगा। ठीक है, सॉरी, वाटर का डेंसिटी ज्यादा और ऑयल का डेंसिटी कम होगा। तो क्या होगा, जब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, इसमें भर के सेपरेटिंग फनेल में भर के छोड़ दीजिएगा, तो ऑयल ऊपर चला जाएगा और वाटर नीचे, दोनों का एक अलग सा यहां दिख रहा होगा आपको
कि ये बन गया है, एक लेयर बन गया। अब आप अगर ये जो स्टॉपर है इसको खोल दीजिएगा तो ये धीरे धीरे पानी यहाँ पर गिर जाएगा। आप फिर जब जैसे ही ये लेयर येलो वाला यहाँ आएगा, स्टॉपर को बंद कर दीजिए, आपका वाटर अलग हो गया। तो ये जो सिंपल सा विधि है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जब दो या दो से दो लिक्विड का, इसमें दो ही अलग होगा, तीन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तीसरा है तो एक और लेयर बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, तीसरा भी हो जाएगा, है ना। अलग करते जाइए, अपना कर सकते हैं। रीजन, उसका कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी अलग अलग है, घनत्व अगर अलग अलग है तो आप इसको सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं अलग, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सेपरेटिंग फनल का प्रिंसिपल क्या है कि दो या दो से ज्यादा लिक्विड का डेंसिटी में अंतर होना चाहिए, दे शुड हैव डिफरेंट डेंसिटीज। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या देखा आपने, दे शुड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, सारा एमसीक्यू मैंने बना रखा है, आपको आंसर देना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन दो तरह का होता है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में लार्ज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, मैंने बताया आपको, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी क्लोज होने से भी चलेगा, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। खास करके पेट्रोलियम रिफाइनरिंग में या अल्कोहल वाटर को अलग करना है तो, क्योंकि जो अल्कोहल और वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम है, तो उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वही है सब कुछ, तो हम इसको छोड़ देते हैं। टू और मोर लिक्विड्स विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब डिफरेंस शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तब आप ये प्रोसेस, ये जो है सेपरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ठीक है, ये छोड़ देते हैं क्योंकि इसी में स्टेप वाइज स्टेप है। क्रूड ऑयल को कैसे अलग किया जाता है, देखिए ये एक छोटा सा एग्जांपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कि जो एलपीजी है उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 30 डिग्री सी होता है, गैसोलीन 30 से इतना होता है, केरोसिन 175 से इतना होता है, डीजल इतना से इतना होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इतना होता है, बिटुमिन इतना होता है। तो आप देखिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट का एक रेंज है, डिफरेंस। तो इसी को हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, काफी बड़ा कर दिया जाता है, बड़े बड़े प्लांट में होता है ना ये, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, उसमें हीट किया जाता है। जब आप हीट करेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पार करेगा तो एलपीजी पहले कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही 200 से 30 से 200 के बीच रहेगा तो गैसोलीन अलग हो जाएगा, जिससे कि पेट्रोल निकल जाता है। तो इस तरह से केरोसिन, जिसको जेट फ्यूल कहते हैं, तो सबका देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मेन प्रिंसिपल देखिए क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस के कारण ही आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पा रहे हैं, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, वो तो आप देख लिए थे, सिंपल डिस्टिलेशन। क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। अभी तक आप जो देख रहे थे सेपरेशन टेक्निक, अलग करने का तरीका था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर समुद्र का पानी से नमक को बनाते हैं, निकालते हैं नमक को, तो देखिएगा नमक थोड़ा सा पीला पीला टाइप का या हल्का ब्राउनिश टाइप का रहेगा। वो उस आपको देख के भी लग जाएगा कि कुछ इंप्यूरिटीज उसमें है, तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो प्यूरिफाई कैसे करेंगे, इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड से करते हैं। ये मेथड क्या है, सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन में, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है, ठीक है। तो आपने 1 लीटर पानी लिया है और नमक लेते हैं, नमक, उसमें नमक को आप मिला रहे हैं, मिलाते जाइए और उसको स्टर करते रहिए ताकि वो घोल होते जाए। रूम टेम्परेचर पर आप काम कर रहे हैं, उसमें सॉल्ट मिलाते 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 और बार बार स्टर करते रहिएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा ना, जब आप उसमें सॉल्ट को डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं। इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है दैट हैज बिकम ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो घोल अब संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है, यानी कि अब उसमें आप और सोल्यूट नहीं घोल पाएंगे, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित तापमान पर किसी घुलित की
निश्चित मात्रा घुली हो और उसमें और घुलित घोलने की क्षमता ना हो, मतलब उसमें और सोल्यूट घोलने का कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहला स्टेप है इसका क्रिस्टलाइजेशन का कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है। बना लिया आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके बाद आप उसको धीरे 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 करके कूल कीजिए। मेथड है, वहां पर आपको धीरे धीरे कूल करना है। जब आप धीरे धीरे कूल करते हैं तो क्या होता है कि जो चीनी या नमक जो भी आपने उसमें घोला है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम टेम्परेचर पर और कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी घट जाती है। याद रखिएगा, सॉलिड के लिए सॉल्युबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान चीज ये जरूर हमको पहले ही बताना चाहिए था। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे ना तो उसमें और आप घोल पाइएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन आपको मैंने पहले ही कहा कि टेम्परेचर, आप एक रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं आप, और उसमें आपने घोल दिया और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। लेकिन आप अगर उसको कूल करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी और उसमें जो सॉल्ट पहले घुला हुआ था, जितना उसका कैपेसिटी था उस समय घोलने का, वो और घट जाएगा। तो जो जितना उसका सॉल्युबिलिटी घटेगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे छोटे दाने के रूप में, वो नमक जो है उसके बॉटम में बैठने लगेगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और वो जो सॉलिड नीचे धीरे धीरे करके बैठेगा ना, वो जो क्रिस्टल होगा, दैट शुड बी प्योर, क्योंकि उसमें केवल नमक ही होगा, NaCl ही होगा, दूसरा कुछ उसमें नहीं रहेगा उस क्रिस्टल में। तो ये जो मेथड है, इस तरह से हम किसी भी सॉलिड को, फॉर एग्जांपल चीनी को, है ना, नमक को, है ना, जो भी क्रिस्टल के फॉर्म में मिलने वाली चीजें हैं, कॉपर सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट, जो भी क्रिस्टल के फॉर्म में रहती है, उनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्यूरिफिकेशन टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। किसी ठोस को शुद्ध बनाना है उसमें से, और बाकी जो सोल्यूशन में बच जाएगा, वो थोड़ा बहुत जो इंप्यूरिटी होगा सोल्यूशन में रह जाएगा, लेकिन जो 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 क्रिस्टल बैठेगा नीचे, वो प्योर ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन में हम लोग कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम कर रहा है दोस्तों, कि टेम्परेचर कम करने पर, टेम्परेचर कम करने पर किसी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी घट जाता है। इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, क्योंकि जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, इसके बाद आप कूल कर रहे हैं ना, कूल कर रहे हैं, इस वजह से उसका सॉल्युबिलिटी घट जा रहा है, और इस वजह से जो है वो आसानी से जो है ये कर ले रहा है, मतलब नीचे बैठ जा रहा है सॉल्यूट बन के, तो क्रिस्टल बन के। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि टेम्परेचर कम करने पर किसी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम हो जाता है। ये इसका मेन सिद्धांत है। ठीक है, तो एडवांटेजेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि नमक जो है वो इवापोरेशन से बन जाता है, वाष्पीकरण से तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने, एकदम गलत नहीं है आप। जो नमक है ना, समुद्र में आप यूं ही बाहर जाके देखिएगा किनारे, तो नमक पड़ा हुआ मिलेगा आपको। कच्छ साइड में चले जाइए कभी घूमने के लिए, काफी नमक का वहां पर ये है, जहां पर महात्मा गांधी जी गए थे, दांडी, तो वहां पर बिल्कुल आपको नमक आंखों से देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है, समुद्र का पानी है, उसको बाहर में लाके कोई गड्ढा वगैरह में रख देते हैं, और वो पानी जब इवापोरेट कर जाता है, नमक उसमें पड़ा रहता है। इवापोरेशन से ही नमक बनता है, ये इसमें कोई गलत आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन यहां जो बात कही गई है, दैट इज फॉर प्यूरिफिकेशन। अगर आप प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किया जाता है, नमक को शुद्ध करना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नमक को कैसे तैयार किया जाता है, और उसमें आपका वाष्पीकरण जो इवापोरेशन वाला ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है, तब आप यही कर दीजिए क्रिस्टलाइजेशन, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में वाष्पीकरण है, इवापोरेशन है, तो आप इवापोरेशन कीजिए। लेकिन जब भी शुद्ध करने की बात कहे कि नमक को शुद्ध कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है, प्यूरिफाई किस प्रोसेस से किया जाता है, तो डेफिनेटली क्रिस्टलाइजेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था।
अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। काफी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। जितने भी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्लस एनसीईआरटी का ही एक बुक चलता है, आप लोगों को ध्यान होगा, क्वेश्चन पेपर उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, जिसको एग्जाम्पलर कहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो जो क्वेश्चन सेटर हैं वो एग्जाम्पलर को बहुत फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा पिछले ग्रुप डी का एग्जाम में एग्जाम्पलर से क्वेश्चन हूबहू उठा के दे रहे थे, तो पूरा का पूरा मैंने एग्जाम्पलर को भी उठा के यहां दे दिया है ताकि उसको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ही ना हो। और चूंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर का दे दिया है तो आशा है कि आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी पार करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बार बार कहा है वीडियो बड़ा हो गया है, फिर भी आपको एक बार में नहीं देख पाने से भी थोड़ा थोड़ा करके जरूर देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर? इसमें से कौन मिक्सचर है? ठीक है, तो देखिए मिक्सचर क्या होता है कि जिसका जो कंपोनेंट है, जो उसका कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है, मतलब वेरिड दो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर, कौन मिक्सचर है? तो जरा सा देखिए, सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, यौगिक। वाटर ये भी यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी यौगिक है। तो मिक्सचर कौन हुआ? एयर हो गया, ठीक है। हल्का से लेके भारी सारा क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, ये आप लोगों को करना है। हाँ, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, है ना। यहां पे देखिए टू इमिसिबल लिक्विड, ये जरूर ध्यान दीजिए कि दोनों लिक्विड कैसा है दोस्तों, दोनों दोनों लिक्विड कैसा है बताया जा रहा है आपको, इमिसिबल है। दोनों मिलेगा नहीं कभी, इमिसिबल लिक्विड है। तो ये कह रहे हैं कि अमिश्रणीय द्रवों को, मैंने ऐसा द्रव लिया गया है, ऐसा लिक्विड है जो अमिश्रणीय है, मतलब वो आपस में मिलते नहीं है, तो उसको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रोसेस है? तो आप बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास। तो आंसर होगा सेपरेटिंग फनेल। वो जो सेपरेटिंग फनेल था लंबा जैसा, आपने क्या देखा कि दोनों का डेंसिटी अलग होने के कारण एक ऊपर का लेयर बना लेता है, एक नीचे का, है ना। जो भारी होगा वो नीचे होगा, क्योंकि ग्रेविटी भारी चीज को नीचे खींच रही है, तो भारी चीज नीचे बैठेगा, और जो हल्का वाला है वो ऊपर रहेगा। जैसे तेल और पानी है तो पानी नीचे रहेगा और तेल ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आप उसको, जो स्टॉपर होता है उसको खोल दीजिएगा तो वो गिरने लगेगा, जैसे ही ऊपर वाला लेयर है स्टॉपर को बंद कर दीजिए, अलग हो जाएगा। तो ये सेपरेटिंग फनेल जो प्रोसेस है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर टू इमिसिबल लिक्विड, दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है, ठीक है, जो लिक्विड आपस में घुलते नहीं है, मिलते नहीं है ना। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट, ये जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस चीज को अलग करने के लिए की जाती है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो बता सकते हैं आप लोग क्रोमेटोग्राफी किसको अलग करने के लिए की जाती है? तो इसका आंसर है कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कोई एक मिक्सचर है और उसमें कलर का बहुत सारा कंपोनेंट है ना, तो उसको अलग करने के लिए किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? रंगीन घटक, जो मिश्रण के रंगीन घटक होते हैं उसको। जैसे आप जानते हैं जो इंक होता है, जो पेन से हम लोग लिखते हैं उसका जो इंक होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक कलर है, दो तीन कलर, चार पांच कलर, छह कलर रहते हैं। उनको आप अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ब्लड का जो कंपोनेंट है, रक्त का, उसको भी इस विधि से अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो प्रोटीन, जितने भी तरह के प्रोटीन होते हैं उनको अगर किसी चीज से अलग करना है तो ये भी क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। लेकिन जो सिलेबस है उसमें यही ज्यादा दिया हुआ है कि इंक के कलर, इंक जो होता है लिक्विड इंक जिससे हम लोग लिखते हैं, उसके कंपोनेंट को, उसके रंग को अलग करने के लिए तो इसका विधि का इस्तेमाल किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर? इसमें से कौन सजातीय मिश्रण है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से कौन सजातीय मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सजातीय मिश्रण है, ऑप्शन से देख लीजिएगा।
सैंड एंड वाटर नहीं, ये तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ऑयल एंड वाटर नहीं, क्योंकि अलग अलग रहेगा, ये मिलेगा ही नहीं। आयरन एंड सल्फर नहीं, अलग अलग है। तो सॉल्ट सोल्यूशन, जो नमक का घोल है वो सजातीय मिश्रण है, क्योंकि ये सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक बार अगर आप नमक को पानी में घोल देंगे अच्छी तरह तो वो पूरा घुला हुआ रहेगा, यानी कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है ये, है ना। The process of converting liquid into vapor by heating and then condensing back to liquid is called। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि पहले आप लिक्विड को वेपर बना रहे हैं गर्म करके, है ना, और फिर उसको लिक्विड बना दे रहे हैं कॉन्डेंस करके। यानी कि पहले हीट करके लिक्विड को वेपर बना रहे हैं, लिक्विड को वेपर, और फिर उसको कॉन्डेंस करके यानी कि ठंडा करके लिक्विड बना रहे हैं। यानी कि पहले दफा हम क्या कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं द्रव को गर्म करके वाष्प में बदल रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वापस द्रव में बदल रहे हैं संघनित करके, यानी कि उसको कॉन्डेंस करके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो याद है दोस्तों, आपने सिंपल डिस्टिलेशन का क्या देखा था, बर्तन में पहले हम लोग उसको गर्म करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले इवापोरेट करेगा, मतलब वेपराइज होगा, और जाके उसको हम लोग कंडेंसर, जो कॉलम होता है ठंडा जहां बर्फ लगा होता है, उस वो पाइप अंदर से जाता है, वहां ठंडा होके और जाके इकट्ठा हो जाता है। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर कह रहा है कि पहले हम भाप बनाते हैं, फिर उसको ठंडा करके द्रव बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? आसवन विधि कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसका हिंदी होता है भंजक आसवन, ठीक है। जो सिंपल डिस्टिलेशन होगा उसको आसवन विधि, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसको बोलते हैं भंजक आसवन। आप लोग बोलते हैं हिंदी नहीं पढ़ता, इसलिए मैं हिंदी बता दे रहा हूं। हाँ, जहां जहां भी जरूरत है मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जो भी मीडियम, क्योंकि ये YouTube का वीडियो है, यहाँ पर केवल वही बच्चे नहीं देखेंगे जो हिंदी मीडियम के हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं या उनका लैंग्वेज अलग है, जैसे अलग अलग स्टेट के हैं, तो उनको कुछ तो समझ में आएगा, है ना। इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊँ। हाँ, बोलूँ भी बाइलिंगुअल, कुछ टर्म्स इंग्लिश में भी बोलूँ, हिंदी में भी बोलूँ। इसका रीज़न एक ही है। तो तकलीफ तो थोड़ी होती होगी जो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन आपको जरूर से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि असल जो है कॉन्सेप्ट होता है, लैंग्वेज इज ए सेकेंड थिंग। तो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। इसको छोड़ दीजिए, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कौन मिक्सचर नहीं है ऐसा। ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इज वन दैट। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं? संतृप्त घोल। अभी अभी आपको पढ़ाए थे दोस्तों, संतृप्त घोल किसको कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। संतृप्त विलयन, विलयन या घोल एक ही चीज है। कैनॉट डिजॉल्व मोर सोल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर जब वो ज्यादा सोल्यूट को नहीं घोल पाता है ना, किसी निश्चित तापमान पर अधिक विलय को नहीं घोल पाता है। मतलब आप अगर चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं रूम टेम्परेचर पर ही, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर आप जितना चीनी उसमें घोल सकते हैं, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही, उससे ज्यादा जैसे ही घोलेंगे और नहीं घुलेगा, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तापमान का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तापमान अगर आप बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी तो वो सैचुरेटेड था, लेकिन आप अगर उसको गर्म कर देंगे ना तो उसमें और चीनी घुलने लगेगा, यानी कि उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। सॉलिड का तापमान बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, आगे चल के आएगा अभी। टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है दोस्तों, ये एक एंटीसेप्टिक है। आपने देखा होगा कि जल्दी किसी को जब चोट लग जाती है या कुछ ऐसा ये हो जाता है, तो डॉक्टर के पास भी जब हम लोग जाते हैं तो वो इंजेक्शन देने के पहले पहले उसको साफ करते हैं, है ना। तो वो दरअसल अल्कोहल होता है, स्पिरिट भी बोल सकते हैं आप उसको साफ करते हैं। तो ये एक एंटीसेप्टिक चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम पुश कर रहे हैं तो वहां पर तो होल हो जा रहा है ना, तो उससे कहीं कोई बैक्टीरिया वायरस अगर हो उस जगह पे तो वो अंदर ना चला जाए, फिर वो नुकसान कर देगा ना, इसलिए उस जगह को पहले साफ करते हैं। तो ये भी एक तरह का एंटीसेप्टिक ही है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है, आयोडीन को अल्कोहल में मिलाते हैं, तो
तो इसको कहा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन। ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, जीके में, कि टिंचर ऑफ आयोडीन में जो आयोडीन होता है वो किस में मिलाया हुआ रहता है? तो दैट इज सॉल्व्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल में मिला होता है। यानी कि शराब यहां लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये अल्कोहल देगा यहां पर, है ना, क्योंकि ये मैंने जो हिंदी ट्रांसलेट किया है तो गूगल से ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ये अल्कोहल ही ऑप्शन में देगा आपको। व्हाट हैपेंस व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, समझिए। व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यहां पर देखिए गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में बोला गया है ना। विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तापमान आप बढ़ा रहे हैं तो गैसों का जो घुलनशीलता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। गैसों के घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बता रहा है। तापमान आप बढ़ा रहे हैं तो आप तो कहेंगे कि अभी अभी आपने बताया कि घुलनशीलता बढ़ जाएगी और घुलने लगेगा। नहीं, वो मैंने सॉलिड के बारे में बताया था, क्योंकि जो चीनी या नमक जो भी है वो सॉलिड है, तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, लेकिन गैस का नहीं, गैस का सॉल्युबिलिटी घट जाता है। याद रखिएगा, गैसों का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तापमान बढ़ने से डिक्रीज हो जाता है, घटने लगता है। तो इसी का एक छोटा सा आपने देखा होगा, जब तालाब वगैरह का पानी बहुत गर्म हो जाता है ना दोस्तों, आप देखिएगा एक आध दो मछली वगैरह ना मरा हुआ मिलेगा आपको तालाब में। रीजन एक ही है, क्योंकि इतना गर्म हो जाने से पानी, जो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी है वो घट जाता है, तो ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो मछलियों को ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है और इस वजह से मछलियां मर जाती हैं। तो जो जलीय जीव हैं उनके लिए ये काफ़ी जो है मुश्किल वाली बात है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो। इसीलिए गर्मी के दिनों में जो मछलियां हैं वो नीचे रहना पसंद करती है, पानी के ऊपर नहीं आती हैं। एक ही रीज़न है कि नीचे थोड़ा बहुत जो भी ऑक्सीजन हल्का फुल्का घुला फुला है उससे वो अपना सांस लेने का काम करती है। तो ये ऑक्सीजन, ये गैसों का जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ता नहीं है, वो घट जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि बढ़ जाता है। ठीक है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए, बताइए कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए, तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर वेयर द पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है कि नहीं है? तो ये विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें प्रकाश की किरणें लाइट को बिखेरती, जिसको टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। ठीक है, यहां पर मैंने एक छोटा सा एक ये दिखाने के लिए आपको दे दिया है कि सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, देखिए किस तरह से होमोजीनियस है ना। कोलॉइड, मिल्क, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और जो सस्पेंशन है वो देखिए बड़े बड़े पार्टिकल हैं और अलग अलग, इसका कॉम्पोजिशन देखिए अलग अलग है, मतलब हेट्रोजीनियस है। ये भी हेट्रोजीनियस है लेकिन देख के लगता है होमोजीनियस है, जैसे कि सैंड इन वाटर इसका एक एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह से एक छोटा सा एक, ताकि आपको ध्यान रहे तीनों की तस्वीरें कि सॉल्यूशन कैसा होता है, बिल्कुल होमोजीनियस, कोलॉइड हेट्रोजीनियस ही है लेकिन होमोजीनियस जैसा लगता है देख के, सस्पेंशन ऐसा है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसका ये जो है सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये बैठेगा बहुत स्लोली, मतलब बहुत ना के बराबर ही बैठेगा, और ये तो एकदम नहीं बैठेगा, है ना। अगर लाइट भेजेंगे तो इससे टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, इससे जरूर होगा, इसमें भी टिंडल इफेक्ट होगा। आप इसको छन्ना से छान सकते हैं लेकिन इसको छन्ना से छान नहीं सकते, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते अलग, इसको तो एकदम ही नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ा है। जब आप इसकी तस्वीर आपके सामने होगी कि सोल्यूशन कैसा देखने में लगता है, कोलॉइड कैसा लगता है, सस्पेंशन कैसा लगता है, तो आपको वो आपको याद रहने से, आपको आंसर देने में भी आसानी होगी, इसीलिए मैंने इसे दिखा दिया आपको। व्हाट इज ए सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है दोस्तों? तो सस्पेंशन के हिसाब से आप इसका अगर डेफिनेशन देखिए तो सस्पेंशन क्या है, निलंबन जिसको कहते हैं। तो सस्पेंशन क्या है? तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वेयर द पार्टिकल सेटल डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसके पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन कर जाएंगे, है ना, बैठ जाएंगे। Which of the following is an example of a suspension? सस्पेंशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ऑब्वियसली मडी वाटर, है ना, मडी वाटर इसका एग्जाम्पल है। सब धीरे धीरे एग्जाम्पल्स वगैरह भी याद रखिए।
थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे, घुले रहेंगे। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कैसा होता है? आपने क्या देखा था? सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कैसा होता है? तो मोर देन 100 नैनोमीटर। एक्चुअली एक जीरो कम हो गया है, 1000 हो गई है। हाँ, मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, अभी अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्टिकल अगर किसी का है तो वो सस्पेंशन का ही होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब? अगर आप सस्पेंशन को यूं ही छोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए? अगर आप एक सस्पेंशन को यानी कि निलंबन को ऐसे ही छोड़ देंगे काफी देर के लिए तो क्या होगा? पढ़ के देखिए ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या होगा? पार्टिकल सेटल एट द बॉटम, कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, हाउ कैन द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन बी सेपरेटेड? जो सस्पेंशन के पार्टिकल है आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं बताइए? सस्पेंशन के पार्टिकल को कैसे अलग करेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट है, निलंबन के कणों को अलग करना है आपको, सस्पेंशन के पार्टिकल को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? ऑप्शन से बताइए। तो डायरेक्ट फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, क्योंकि इसके कण काफी बड़े बड़े होते हैं तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आप उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन का सारा आप कब दे पा रहे हैं? जब आपको उनके प्रॉपर्टीज याद है तो। अब बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय सस्पेंशन बट नॉट बाय सोल्यूशन? कौन सा प्रॉपर्टी है जो बोल रहा है सस्पेंशन से तो वो घटना होती है लेकिन सोल्यूशन नहीं कर पाता है ना? वो निलंबन द्वारा तो होता है लेकिन विलयन के द्वारा नहीं होता। घोल वो चीज को नहीं कर पाता है लेकिन निलंबन कर पाता है, सस्पेंशन कर पाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें से बताइए? तो टिंडल इफेक्ट, यस, टिंडल प्रभाव। क्योंकि आपको पता है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं, जो कोलॉइडल के पार्टिकल होते हैं, वो दोनों टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर पाता ऐसा। सस्पेंशन आर, तो जो सस्पेंशन है वो कैसा होता है दोस्तों? कि आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यानी कि ये अनस्टेबल मिक्सचर है, अस्थिर मिश्रण है ये एक निलंबन। ठीक है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन का किस तरह का क्वालिटी है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मतलब आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं पूरा शुरू से आखिरी तक, भले ही 2-3 पार्ट में देखते हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से नहीं रहेगा। और मैंने पहले ही कहा है कि सिस्टमेटिक पढ़ाई की जरूरत है। आप इधर उधर से खिचड़ी का पढ़ाई करेंगे तो नहीं होगा, आपको एक एक चैप्टर को कवर करते जाना होगा, पूरा प्रिपेयर कर लेना होगा। हाँ, तो तब आप देखिएगा कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप कर पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज द टिंडल इफेक्ट? देखिए कितना बार ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज द टिंडल इफेक्ट? इसमें से कौन टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा बताइए? देखिए यहां पर आपको दिमाग लगाइए, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? कोलॉइड और सस्पेंशन। तो इसमें से कौन कोलॉइड या सस्पेंशन का एग्जाम्पल है बताइए? तो डेफिनेटली चॉक पाउडर इन द सॉल्यूशन, है ना? चॉक पाउडर को जब आप पानी में मिलाएंगे तो वो कैसा बनेगा? सस्पेंशन बनेगा, और सस्पेंशन बनेगा तो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। आप ऑप्शन पे इधर को जाने की जरूरत ही नहीं है ना? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, रटेंगे तो तक याद रखेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्टिकल इन ए सस्पेंशन? बताइए, सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उसका क्या नेचर होता है? क्या नेचर होता है ऑप्शन के हिसाब से बताइए? नेचर ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन, यानी कि निलंबन में जो कणों की प्रकृति होती है वो क्या होती है? ऑप्शन से पढ़ के बताइए। हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं हिंदी से देखिए, और जो इंग्लिश वाले इंग्लिश से बताइए। देखिएगा, बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल है आपने देखा था आंखों से दिखाई देता है। तो यहां पे देख लीजिए, हमें तो एक चीज यहां दिख रहा है विजिबल, तो ये हो सकता है। तो विजिबल, दे आर लार्ज एंड विजिबल, बस हो गया क्लियर। वे जो है बी नंबर, वे बड़े होते हैं और दृश्यमान होते हैं, मतलब आप उसको खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सस्पेंशन?
सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कौन सा? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। कौन निलंबन की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो पार्टिकल सेटल डाउन, यस सेटल डाउन हो जाती है। सोर्स टिंडल इफेक्ट, यस टिंडल इफेक्ट तो दिखाती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यस ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, गलत, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कौन सा गलत नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बाकी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल बैठ जाते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम अलग नहीं कर सकते, है ना, कैन नॉट बी, ये गलत है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। व्हाट इज ए कोलॉइड? कोलॉइड क्या है? तो होमोजीनियस, गलत, होमोजीनियस तो है नहीं। प्योर सब्सटेंस नहीं, क्योंकि तो कोलॉइड है तो मिला हुआ रहेगा, मिश्रण रहता है। अब दो ऑप्शन है आपके पास। ए मिक्सचर वेयर पार्टिकल सेटल इमीडिएटली, गलत, बोल रहे हैं कि तुरंत बैठ जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता कि तुरंत बैठ जाता है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद पार्टिकल साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर, 1000 होता है शायद, एक बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में तो 1000 दिया है। 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है इसका पार्टिकल साइज, और ये हेट्रोजीनियस होता है। तो इस तरह से दोस्तों कोलाइडल क्या है? सजातीय मिश्रण है, होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस नहीं होता है ये। 1 से लेके 1000 कणों के बीच, और एक विषम मिश्रण है, यस यही करेक्ट है, ठीक है। एक विषम जिसमें कण तुरंत बैठ जाते हैं, नहीं इसमें तुरंत नहीं बैठता। कोलॉइडल में अगर बैठेगा भी तो तुरंत नहीं बैठता है, सस्पेंशन में बैठ जाएगा, लेकिन कोलॉइड में नहीं, बहुत टाइम लगेगा, वो भी थोड़ा थोड़ा बैठेगा, ना के बराबरी मान लीजिए आप, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोलॉइड? कई बार एग्जाम में आया है, कई बार। मैं हल्का से भारी सारा क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूं, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए, आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोलॉइड? कौन सा कोलॉइड का एग्जाम्पल है? तो डेफिनेटली मिल्क है ना, क्योंकि मडी वाटर सस्पेंशन है ये, सुगर सोल्यूशन प्योर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन प्योर सोल्यूशन है ना, तो कोलॉइड हो गया मिल्क। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार, क्या है कि कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल एग्जिबिट रैंडम मोशन, दे आर कॉल्ड, जो कोलॉइडल के पार्टिकल हैं इधर उधर घूमते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। कोलॉइडल के कण जिग जैग गति करते रहते हैं, इनको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। विच मेथड कैन सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल? कोलॉइडल पार्टिकल को किस विधि से अलग कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलॉइडल पार्टिकल को किस विधि से अलग कर सकते हैं? आपने देखा था एनसीईआरटी में, आंसर था सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगन विधि से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? सॉल्ट है और वाटर है, उसको अलग करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप बोलेंगे इवापोरेशन, डेफिनेटली, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में इवापोरेशन नहीं है तो क्या होगा? डिस्टिलेशन, है ना, आप उसको क्या कर देंगे? डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसको बॉयल करेंगे तो पानी इवापोरेट कर जाएगा, नमक बच जाएगा, तो डिस्टिलेशन से भी अलग कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन के हिसाब से तो वही करेक्ट है ना। द सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, बताइए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है, बताइए। द सेपरेशन टेक्निक, वो कौन सा सेपरेशन टेक्निक है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है, क्वथनांक में अंतर होता है, वैसा कौन सा पृथक्करण तकनीक है?
बताइए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका आंसर क्या है। द सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, इस विधि से अलग करने का जो तरीका है इसको किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? ऑप्शन के हिसाब से आप बताइएगा, नाम लिख सकते हैं ऑप्शन में, मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट, सेपरेटिंग फनल किसको यूज करने के लिए किया जाता है दोस्तों? सेपरेटिंग फनल तो किसको अलग करते हैं हम लोग? टू इममिसिबल लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पृथक्करण फनल है उसको अलग करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो इसका कॉन्सेप्ट है दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ। अगर अमिश्रणीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि दोनों अमिश्रणीय होना चाहिए, जैसे तेल और पानी, जैसे केरोसिन और वाटर, है ना, या किसी भी तरह का तेल और पानी, है ना, तो वो क्या है? इममिसिबल है, मिलते नहीं है आपस में। तब उनको आप अगर सेपरेटिंग फनल में रख देंगे तो एक ऊपर लेयर बना लेगा, एक नीचे लेयर बना लेगा, और स्टॉपर को खोल के अलग कर लेंगे। प्रोसेस को समझ लेंगे तो एकदम आंसर देना इजी हो जाएगा। Which method is used to separate ammonium chloride from the mixture of ammonium salt? एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है, नमक और अमोनियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। सॉल्ट मतलब क्या है? घर का नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, बताइए कौन सा प्रोसेस से ये करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नमक और अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, नमक और अमोनियम क्लोराइड को। याद कीजिए, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा, इसका फर्स्ट वाला चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का, तो उसमें मैंने बताया है कि बहुत सारे चीजें हैं जो सब्लाइम कर जाते हैं, सब्लिमेशन, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये सब्लिमेट है, मतलब ये आप अगर इसको गर्म करेंगे तो ये सीधे गैस में बदल जाएगा। तो यानी कि नमक और अमोनियम क्लोराइड अगर है तो उसको गर्म कर दीजिए, गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, यानी कि वो सब्लाइम कर जाएगा और नमक बच जाएगा, तो इस तरह अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस से करेंगे अलग? सब्लिमेशन प्रोसेस से, यानी ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। तो जो भी चीज में अगर ऊर्ध्वपाती चीज है, यानी कि सब्लिमेट है, तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कर दीजिएगा तो अलग हो जाएगा। बाद में आप बोलेंगे कि अमोनिया उड़ जाएगा तो क्या होगा? नहीं, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। जब जैसे आपने प्रोसेस तो जाना है कि इवापोरेट कर जाएगा, हम उसको अलग पाइप में ले आके ठंडा करके फिर से कलेक्ट कर ही सकते हैं। नमक इधर आ जाएगा, उधर अमोनियम क्लोराइड चला जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर? बताइए दोस्तों, केरोसिन ऑयल को वाटर से अलग करना है। मैं इसे नहीं बताऊंगा, आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। केरोसिन ऑयल और वाटर है, इसको किससे अलग करेंगे ये आपको बताना होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था किस विधि से अलग करेंगे। डिस्टिलेशन से, सेपरेटिंग फनल से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। यानी कि मिट्टी के तेल को आपको पानी से अलग करना है तो किस विधि से करेंगे? आसवन विधि से, पृथक्करण, निस्पंदन या ऊर्ध्वपातन, किस विधि से अलग करेंगे? तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। Which of the following is not an advantage of crystallization over the evaporation? देखिए, इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है ना, कि जो इवापोरेशन है आपने देखा कि उसमें कुछ इंप्यूरिटी भी आ जाता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। तो मेनली यही बात याद रखिए, है ना। क्रिस्टलाइजेशन से फायदा यह है कि प्योर फॉर्म में चीजें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि कॉमन सॉल्ट जो NaCl है कैन बी प्यूरिफाइड बाय, इसको शुद्ध करना है तो शुद्ध करने का विधि मैंने बताया था, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। साधारण नमक को अगर शुद्ध करना है तो क्रिस्टलीकरण। केवल कॉमन सॉल्ट नहीं, बल्कि ऐसी जो भी सॉलिड है जो क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आपका फिटकिरी, जो हम लोग फिटकिरी का ये देखते हैं, जो भी चीज है मतलब सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में हो, चीनी, नमक, सबको हम लोग इससे प्यूरिफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, है ना। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंसेस प्यूरिफाइड बाय क्रिस्टलाइजेशन। दो ऐसे पदार्थों का नाम बताइए जो क्रिस्टलाइजेशन विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट और
कॉमन सॉल्ट, नमक और कॉपर सॉल्ट को, क्योंकि कॉपर सॉल्ट भी, कॉपर सल्फेट भी क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, है ना, इसीलिए। द प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर, ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड है, यानी कि वो मिलेंगे नहीं, है ना, कैसे द्रव है, अमिश्रणीय द्रव है, ठीक है। तो उनको अलग करने का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, किस प्रिंसिपल पर दो अलग करने वाले चीजों को आप अलग कर सकते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों डेंसिटी, घनत्व। क्योंकि देखिए, जो आप सेपरेटिंग फनल में जो लेते हैं, तो जिसका ज्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, जिसका हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी खींच रही है ना, भारी चीज नीचे आ जाएगा, हल्का चीज ऊपर रहेगा। तो इस तरह से डेंसिटी में डिफरेंस के कारण ही हम लोग इसको कर पाते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड को। और जब यही टू मिसिबल बता देगा, दोनों घुल रहा है, तब कैसे अलग करते हैं, तब डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाएगा, है ना, आसवन विधि। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, ये जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल से किसको अलग कर सकते हैं? तो डेफिनेटली जो इमिसिबल होगा, यानी कि मस्टर्ड ऑयल और वाटर, यहां पे ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा। मस्टर्ड ऑयल और वाटर, निम्नलिखित को किसको हम पृथ्वीकरण फनल विधि से अलग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सरसों का तेल और पानी। क्यों? क्योंकि दोनों इमिसिबल है, दोनों आपस में मिलते नहीं है और दोनों का डेंसिटी अलग अलग होता है। तो इस वजह से सेपरेटिंग फनल, यानी कि हम लोग पृथ्वीकरण फनल से इसका अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल, है ना, इससे कर सकते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन देयर, अगर मिसिबल होगा तो अभी अभी मैंने बताया था, अगर मिसिबल होगा तो किसका डिफरेंस होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। अगर मिसिबल होगा तो क्वथनांक का अंतर होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। और इमिसिबल रहेगा तो डेंसिटी का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन द फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने बताया कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि बार बार वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है कि जो वाष्प होता है ना, बार बार उसको हमको संघनित करना पड़ता है, फिर से वाष्पीकरण होता है। तो कई बार ऐसा करते हैं। और साथ ही साथ जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, जिसमें मैंने ग्लास बीड्स दिखाया था आपको, वो एरिया को काफी बढ़ा देता है, जिससे कि जो भाप है वो उसके कांटेक्ट में आकर लिक्विड बन जाता है। तो ये इट टू प्रोवाइड मल्टीपल सरफेसेस वेपर कंडेंसेशन एंड री इवापोरेशन, बार बार उसको जो है वो फिल्टर करता है। इस तरह से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यानी कि भंजक आसवन विधि, उसमें यही कॉलम ही उसकी वजह से नाम पड़ जाता है भंजक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के कारण ही ऐसा हो पाता है। बाकी सिंपल डिस्टिलेशन तो आपने देखा ही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बार बार उसको वेपर बनाकर बार बार ठंडा करने और प्योर फॉर्म में अलग करने के लिए ही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन उसका यही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम यूज करते हैं किस लिए करते हैं? तो टू मिसिबल लिक्विड्स विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्लोज होना चाहिए, लगभग करीब करीब होना चाहिए। याद रखिएगा कि करीब करीब क्वथनांक वाले दो मिश्रण पदार्थों को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि भंजक आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, भंजक आसवन विधि का। तो याद रखिएगा, दोनों ही लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम, तब आप उसको इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। विच टेक्निक शुड यू यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल? तो देखिए दोस्तों, बताइए, इथानॉल है और मिथानॉल है, ठीक है, क्या क्या है? इथेनॉल और मिथानॉल है, इसको अलग करना है तो कौन सा विधि अपनाएंगे? इथानॉल और मिथानॉल है, ठीक है। तो इसको किस विधि से आप अलग करेंगे? तो देखिए, टेम्परेचर दे दिया, एक का 78 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और एक का 65 है, बहुत कम है ना, 25 से कम है। तो 25 से जब कम है डिफरेंस, तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे का।
किसका विधि करेंगे हम लोग? ऑप्शन देख लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां पर है, ये रहा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, यानी बी नंबर, आंशिक आसवन या भंजक आसवन, है ना, इसको कहते हैं हिंदी में। क्रिस्टल्स फॉर्म ड्यूरिंग कूलिंग बिकॉज, ये छोड़ देते हैं। पेट्रोलियम से किस विधि से निकालते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गैसेस प्रेजेंट इन एयर कैन बी कूल्ड बाय, गैसों में जो एयर है दोस्तों, हवा में जो गैसें हैं उनको भी आप अलग कर सकते हैं। पहले उनको कंप्रेस करके कूल करके लिक्विड बना लेना होगा, लिक्विड बनाकर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इन वीडियो को अच्छी तरह देखिए और चैप्टर को जरूर पढ़िए। चैप्टर को पढ़कर और फिर वीडियो देखिए या देखकर पढ़िए, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।